आगे वाली क्लास के लिए थोड़ा सा, जैसे मैथ्स के लिए जाओगे ना, मान लो लेट हो गए तो सर को थोड़ा सा बोल देना, हेलो सर, सॉरी सर, इट्स ओके सर, हाँ हो गया, ठीक है। अब अभी तक जो कहानी चली है, अभी तक जो कंक्लूजन चला है, अभी तक की बात का जो तुमने जो देखे होंगे या हमने जो पढ़ा है, उसमें सबसे एक काम की बात थी R=L/KA। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। और हमने R इक्विवेलेंट का एक जुगाड़ लगाया था, R इक्विवेलेंट का एक जुगाड़ लगाया था। क्या था वो? L नहीं L इक्विवेलेंट, K नहीं K इक्विवेलेंट, और एरिया नहीं A इक्विवेलेंट। ये हमने एक बात करी थी, ठीक है। अच्छा, और एक हीट करंट की बात करी थी। बताओ वहाँ पे क्या किया था? I=T1 - T2/R। और सारी कहानी इसी के ऊपर चली थी, मानते? इतनी चीज़ें हम कर चुके थे और बढ़िया तरीके से बात आगे बढ़ी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 चीज़ बोलता हूँ जो अभी आगे आज काम आना है। पहली बात, कंडक्शन का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है? सबसे बेसिक, और क्या मीडियम से रिलेटेड कुछ बात कह सकते हैं कंडक्शन के? हवा में कंडक्शन होता है क्या? पार्टिकल अगर थोड़े से हो जाए तो, लेकिन जहाँ पे हॉलो है वो हॉलो स्पेस में कंडक्शन नहीं होता है। कंडक्शन कहाँ होगा? जहाँ मटेरियल है। बात सुनना, काम का है, सिलेंडर में यूज में आता है, सिलेंडर में यूज में आएगा, अभी पढ़ने वाले हैं। तो कंडक्शन कहाँ पे होगा? जहाँ मटेरियल होगा। क्यों? कंडक्शन की शर्त है, मैंने इसको, ये मेरा रॉड है, ये रॉड है और वहाँ पे मान लो आग है, मैंने इसके पास रखा, तो क्या हुआ होगा? रॉड का ये वाला एंड पहले गर्म हुआ होगा, और जब वो गर्म हो रहा होगा तब हम मज़े में होंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा, और भाई बढ़िया, हाँ ठीक। कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये गर्म होता है। इसका मतलब यहाँ का जो गर्मी आती है, तो यहाँ मटेरियल है, मटेरियल में वाइब्रेशन हुआ, थर्मल एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशन हुआ, उसके होने से पड़ोसी वाले डिस्टर्ब हुए, फिर ये वाइब्रेट करने लगे, उसके पड़ोसी डिस्टर्ब हुए, वो वाइब्रेट किए, करते करते बहुत समय के बाद हमारे तक भी वही कहानी पहुंची। मतलब कंडक्शन वहाँ, मटेरियल जहाँ, सिंपल सी बात है। तो इसको कहीं छोटी छोटी बातें हैं, बगल में लिखते चलेंगे, कहीं पे साइड में लिख सकते हैं, जहाँ मर्जी करे आपकी। जैसे बीच में कोई ज्ञान फुटता है तो आप उसको कहीं भी लिख दो। अच्छा सुनो, जो ये बीच वाला ज्ञान होता है उसको कहीं भी लिखो और रैंडम लिखो। उसको एक सेंटेंस जैसा जब लिख लोगे ना तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो उसको ऐसे लिख के, और तुम लोग डिजाइन करते हो ना, बादल वादल बना दिया करो उसको। क्या लिखोगे? कंडक्शन के लिए मटेरियल का होना ज़रूरी है, कंडक्शन के लिए मटेरियल का होना ज़रूरी है। कंडक्शन वहीं होगा जहाँ पे मटेरियल होगा, जहाँ पे मटेरियल होगा। अब सुनना अच्छी बात, पाइप लिख लो, पहले लिख लो फिर बताओ। जो पाइप होता है, पाइप एक तो होता है बेसिक, जो हमारा नॉर्मल जैसे ट्यूबलाइट है वो हॉलो है। तुम्हारी पानी की बोतल, अब उसमें से एक तो बहुत पतली पानी की बोतल, और या फिर जो तुम पाइप यूज़ करते हो, सपोज़ करो वायरिंग के समय जो अंदर में एक पाइप डालते हो, कितनी पतली पाइप होती है। एक होता है गैस का पाइप। क्या गैस के पाइप का कंस्ट्रक्शन देखा है? कभी गैस के पाइप को देखा है? उसकी दीवारें मोटी होती है, मतलब गैस के पाइप की दीवार मोटी है, तो क्या उसमें एक रेडियस से काम चलेगा? क्या नहीं, 2 रेडियस होंगे, इनर भी होगा, आउटर भी होगा। लेकिन समझना, जो अगर मान लो वैसा कोई रॉड है तो उसमें हीट का फ्लो कहाँ होगा? सिर्फ मटेरियल में। जो हॉलो है उसमें हीट का फ्लो नहीं होगा। तो अपने को जब वहाँ पे सपोज करो एरिया रखने की बात होगी, तो एरिया किसका रखेंगे? सिर्फ मटेरियल वाले का, सिर्फ मटेरियल वाले का एरिया रखेंगे। ये अपने को समझना है, और इसकी ज़रूरत 2 चैप्टर में पड़ती है, एक तो यहाँ पड़ेगी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ेगी। तो उसी तरह से कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो उससे पहले एक छोटा सा आपको सवाल लिखाता हूँ, लिखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फिर ये सब चीज़ आज आने हैं। एक सवाल आपके सामने पेश करता हूँ, जस्ट फॉर क्विक रिकैप। लिखिए पहला सवाल, 2 metallic rods
form compound slab. Two metallic rods form compound slab. Both have same length, same area and made up of same material. सेम लेंथ, सेम एरिया और सेम मटेरियल के बने हुए हैं। एरिया मतलब कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन। ठीक है। कंडक्टिविटी भी जो है उनका सेम रखा है। देयर कंडक्टिविटी आर सेम इक्वल्स टू के। शॉर्ट में लिख रहे हैं, उनकी कंडक्टिविटी भी सेम है, नाम उसका के है। हमसे कहा है फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन। फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की कंडक्टिविटी हमसे पूछी है। कॉम्बिनेशन की कंडक्टिविटी हमसे पूछी है। कर सकते हैं। कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब का मतलब समझते हैं? पहले तो इसका मतलब समझना पड़ेगा। ये हो गया गड़बड़। हाँ ठीक है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है एंड से एंड को ज्वाइन करने वाला। मतलब एक ख़त्म होगा दूसरा शुरू होगा, मतलब सीरीज़। लिखो तो नीचे नोट लगा के, कंपाउंड स्लैब मतलब सीरीज़। कंपाउंड स्लैब मतलब स्लैब सीरीज़ में है। ये लैंग्वेज है जेईई के क्वेश्चन की। कंपाउंड स्लैब, कंपाउंड स्लैब मतलब वो स्लैब सीरीज़ में है, सीरीज़ में है, सीरीज़ में है। एक ख़त्म दूसरा शुरू, एक ख़त्म दूसरा शुरू, इसने कहा हुआ है। कहा है दोनों का के सेम, एल सेम और उसके बाद ए भी सेम। तो ये भी इसका के सेम, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई एल, इसकी भी एल, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। नियम बहुत सिंपल है, रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ और रेजिस्टेंस के अंदर देखना तो ध्यान से, रेजिस्टेंस के अंदर कितने लोग आते हैं? लेंथ आता है, फिर के आता है और ए आता है। के को बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब उसमें सोचो, अब कैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी? तुम सोचो, लकड़ी के बेंच पे बैठना और उतने ही गर्म लोहे के बेंच पे बैठना। तो लोहे के बेंच पे बैठते ही जल्दी से लगता है कुछ तो है, समझ रहे हो? जैसे बाइक धूप में खड़ी करते हैं, उसके बाद उस बाइक पे बैठते हैं, तुरंत आनंद आता है। यही तो है कंडक्शन। तो यानी कि ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा बिकॉज उनकी लंबाई भी सेम है, मोटाई मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और उसके बाद से के सेम है। ये भी आनंद ले रहा है, समझ रहे हो? आर और आर। अच्छा ठीक है, ये क्या बनेगा? ये 2R बन जाएगा, ये 2R बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर और आर हुआ 2R। अब वो बोलता रहेगा तो उस पर अब ध्यान मत देना। किधर से बोल रहा है? लेकिन तुम्हारे पास बैठा है, उसको क्या कन्फ्यूजन हो गया कि रात है। अभी इनका लगता है अभी इनका हैप्पी बर्थडे का समय है, क्योंकि बहुत हैं। इसको क्या बोलते हैं? काइट? काइट नहीं, कुछ तो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं इसको? अरे अच्छा नाम है इसका यार, टिंडर। टिड्डा नहीं है रे, ये झिंगुर है। इंग्लिश में क्या तो नाम बोलते हैं, भूल कैसे रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं इसको? एक ग्रास होपर नहीं है प्रभु, झिंगुर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं। हाँ, और आप लोग भी उतने ही ज्ञानी हैं जितना मैं हूँ, है ना? बताइए, इतना अच्छा नाम है इसका, इंग्लिश का मुझे ध्यान नहीं आ रहा और देखो तुम लोग को भी ध्यान नहीं है। चलो ठीक है, अब होमवर्क है, इसका नाम पता करके आना, झिंगुर को इंग्लिश में क्या बोलता है। आर और आर 2R डन। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट समझिए। इसने हमसे कहा था कि आप मुझे के इक्विवेलेंट बताओ। तो के इक्विवेलेंट निकालने की शर्त पहले क्या पता होना चाहिए? आर इक्विवेलेंट। तो बस पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट का वो रहा रिलेशन, क्या हो गया? एल इक्विवेलेंट अपॉन के नहीं, के इक्विवेलेंट और साथ में ए इक्विवेलेंट। यही तो होता है, सही है?
अच्छा, तो सबसे पहले मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आया है? 2R आया है, तो बस हो गया। अब L इक्विवेलेंट देखो, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया गया, तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2L। L इक्विवेलेंट हो जाएगा 2L। K इक्विवेलेंट तो मुझे चाहिए, और A इक्विवेलेंट कितना? A, क्योंकि बैक टू बैक ऐसे अगर ज्वाइन करूँगा तो एरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे जोड़ दूंगा तो एरिया डबल हो जाएगा। तो K इक्विवेलेंट तो ठीक है, A इक्विवेलेंट के जगह पे A, और R इक्विवेलेंट के जगह पे मान लो मैंने लिख दिया 2R, मान लो ऐसे लिख रहे हैं, सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका आपको जैसे लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। ऐसे ये सवाल तो देखो तुमको ही पता है कि इसमें शॉर्टकट लगाया जा सकता है। शॉर्टकट की मैंने एक कंडीशन बताई थी, ये शॉर्टकट जो होता है ट्रिक वाला सेक्शन, वो ट्रिक वाला सेक्शन अपन तब लगा सकते हैं जब उसके पास डायमेंशन सेम हो, मतलब जो कहानी उसकी दे रखी है वो कहानी सेम हो। और मज़े की बात है कि इस क्वेश्चन में सारी कहानी सेम दे रखी है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में सारी कहानी सेम है। ये कह रहा है लंबाई भी सेम है, एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है, सही है। इसमें कैसे जोड़ा है? इसमें सीरीज में जोड़ा है। तो शॉर्टकट से अगर किसी को चाहिए तब तो 2K1K2 K1 + K2 एक बार कोने में कर लो, तो डायरेक्ट लगाओ फार्मूला। एक बार कोने में करो, 2K1K2 K1 + K2, 2K1K2 K1 + K2, और मुझे आंसर बता दो। 2K1K2 K1 + K2 और मुझे आंसर बता दो, है ना? देख, 2K1K2 K1 + K2, 2 K1 कितना? K, K2 कितना? K, और नीचे K1 + K2 वो भी कितना? K + K। देख क्या बचेगा? क्या बचा? K बचा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ट्रिक लगेगा, लेकिन कब? जब क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत प्यारा आ जाए तो ये ट्रिक लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये उसी का भाई है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा चलो, थोड़ा सा मैं एक और चीज़ यहाँ पे बोल देता हूँ। इसको लिखूँगा, R को तो क्या लिख सकता हूँ? L/KA। इस R को लिखता L/KA। दोनों को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, डायरेक्ट लिखूँ। R इक्विवेलेंट को जब लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? 2L/KA। ये आया मेरा 2L/KA। अब थोड़ा काट पीट कर लेते हैं, L एक ही बात है। अब देखिए, अब बताइए K इक्विवेलेंट क्या आ गया? K, खत्म। अब देखो, जो अभी हमने जो रिलेशन जो शॉर्टकट से निकाला है, बिल्कुल आराम समझना। अब यहाँ से जो काम हमने शॉर्टकट से किया है वहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया था 2K1K2 और सीधा K1 + K2, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी। ये अगर मान लो लंबाई अलग अलग हो जाता तो ये नहीं चलता, मतलब L अलग अलग होता तो ये चलता ही नहीं, एरिया अलग अलग होता तो चलता ही नहीं। मतलब अगर L और एरिया दोनों अगर सेम हो तो उस कंडीशन में चलो ये लगा लेंगे, लेकिन अगर सेम नहीं हो तो बिल्कुल बेसिक तरीका चलेगा। और बेसिक तरीका हमारे पास ये है कि आपको R इक्विवेलेंट पहले निकालने आना चाहिए। R इक्विवेलेंट जब आप इसको निकालेंगे तो ये देखिए सिंपल R1 + R2 कर दिया हमने रेजिस्टेंस को जोड़ के, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, सही है। एक बार रिवीजन कराया है, जो पहले वाली क्लास की बात है उसके अकॉर्डिंग रिवीजन कराया है। ये मिसफायर था। क्या करता है ये, जिसमें इंक की ज़रूरत है उसमें डालता नहीं है, लाल वाले में भर देता है। तुम लोगों को काम दिया था ना एक, कि जब वो इंक डालने आए तो उसको समझाना। काम ठीक से नहीं करते हो, नौकरी से निकाल दूंगा। और जिसमें ज़रूरत है उसमें डाला नहीं। अरे रे,
बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन लिखिए, टू आइडेंटिकल rods of a metal are welded as shown in figure. फिगर बताऊंगा, आगे की कहानी सुनना। 20 कैलोरी ऑफ हीट flows through them in 4 minutes. Rods are now welded in second figure. Then find the time in which same amount of heat will flow. Same amount of heat will flow. Same amount of heat will flow. अब देखो फोटो कैसा है। एक बार में रॉड जो है ये कुछ इस तरीके का है और ऐसे है, ऐसे मतलब दो रॉड ऐसे दिखा है, और एक बार में यही रॉड ऐसे है, ऐसे है। बात आप समझ गए होंगे। एक बार में तो इस स्टाइल में है और एक बार में इस स्टाइल में। ये डिज़ाइन है बस, बाकी इसका तो इस तरीके से। पहला फिगर दूसरा फिगर, पहला फिगर दूसरा फिगर। अब क्वेश्चन सामने है, अब उसको करो।
60, हाँ सही पकड़े, 60 सेकेंड। समझिए इसने क्या कहा है, इसने हमसे क्या पूछा है, टाइम। बात समझो ध्यान से आराम से समझो। देखो हमारे पास जो I का फार्मूला है हीट करंट का, वो कितना है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 अपॉन R। लेकिन मैं I को क्या लिख सकता हूँ, हाँ dQ/dt लिख सकता हूँ। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन T इक्वल्स टू T1 माइनस T2 और नीचे लिख सकता हूँ R। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या अच्छी अच्छी बात कही। क्वेश्चन ने कहा 20 कैलोरी हीट है। अच्छा, मतलब दोनों को 20 कैलोरी हीट मिला है, इसका मतलब हिंट समझिए Q सेम हुआ। कितना है, 20 कैलोरी। बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन ने क्या हिंट दिया, इसने कहा भाई साहब टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का चर्चा नहीं करा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहा होगा। समझो, अगर मान लो यही सवाल अगर बनाना होता तो यहाँ पे टेम्परेचर, मान लो मैं क्वेश्चन में दे रहा हूँ सपोज ये 0 डिग्री और ये दे रहा हूँ मैं 100 डिग्री सेल्सियस, और उठा कैसे रख दूँगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस भी तो सेम रहेगा इसके अलावा। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम क्वेश्चन जब मिलेगा आपको तो वहाँ पे वो लिख के देंगे या फोटो में लिख के देंगे टेम्परेचर डिफरेंस का, यानी कि T1 माइनस T2 भी सेम और ये Q सेम। मतलब T किसके प्रोपोर्शनल है, R के। T प्रोपोर्शनल है R के। अच्छा, अब गौर से देखो, अब इसने हमसे कहा है कि हमको सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए टाइम की बात है कि कब मिलेगा वो टाइम। अच्छा, इसका मतलब सारा खेल R का है। इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैं देखूं तो ऐसा बनेगा, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, और इसके कोरस्पोंडिंग जब देखूंगा तो रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, ऐसे मिलेगा क्या। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा, अब देखना ये रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे है और ये हमारा ऐसे। अगर ये R होता तो ये तो 2R हो जाता और ये कितना हो जाता, R/2 हो जाता। यही तो फर्क पड़ रहा है, यही फर्क है, और इसके अकॉर्डिंग बात हम सोच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही केस इसने बोला है। अच्छा, तो बस हो गया, इसका रेजिस्टेंस R, ये भी R, ये R, ये R, तो ये बन गया पहले केस में 2R और दूसरे केस में रेजिस्टेंस है R/2। तो बस हो गया। अब T प्रोपोर्शनल R है। अब लगा दो रिलेशन, लगा दो रिलेशन साथ साथ और कह दो T1/T2 इक्वल्स टू कह दो R1/R2। बहुत अच्छे। T1 क्वेश्चन पहला टाइम कितना कहा है, 4 सेकेंड, नहीं मिनट। ओके, मान लो मिनट में ही बात कर लेते हैं, तो 4 मिनट अपॉन T2, और पहले केस का रेजिस्टेंस 2R है, दूसरे केस का R/2 है। कहानी ख़त्म। ये T2 लिखा है। अब जैसे ही सॉल्व करोगे T2 कितना आ रहा है, T2 है ना, 2 ऊपर जाके 4 से इधर निकल लिए, 1 आ रहा है, लेकिन वो 1 मिनट में है। अपना आंसर 60 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आया T इक्वल्स टू 1, लेकिन वो मिनट में है, बराबर 60 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन। ये किस किस से हो गया था। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। इंसान को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ये मैं किसको बोल रहा हूँ, खुद को बोल रहा हूँ। खुद को मुझे कोई समझाता नहीं है ना, दैट्स वाई आई कीप माई सेल्फ कूल। समझाता हूँ ऐसे करके। गुस्सा आ जाता है यार, क्या करोगे, लेकिन क्या है, कूल रखना पड़ता है। अब तो क्या आदत हो गई है मुझे स्विच होने की। तो तुम लोग अभी स्विच नहीं हो पाते होगे। तुम लोगों का क्या है, जैसे तुमको गुस्सा आया तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता होगा, आधे घंटे 1 घंटे तक तुम नाराज़ और गुस्सा रहते हो। मेरा स्विच एकदम इंस्टेंट, जैसे मुझे अभी गुस्सा आया 10 सेकेंड में आई कैन कीप माई सेल्फ नॉर्मल, इट्स ओके। 10 सेकेंड में, जैसे मान लो गुस्सा इस पे है तो इसी पे रहेगा, पड़ोस वाले पे नहीं हो सकता। ये ऐसे अपने आप को स्विच करना होता हो सकता है टीचिंग से ऐसा होता हो। जैसे मान लो कभी किसी स्टाफ पे गुस्सा है, भयानक है, अभी है तो ये तुमको लग नहीं रहा, लेकिन बहुत है,
लेकिन अब जैसे ही यहाँ से निकलूँगा तो फिर वहाँ पे बरसेगा, फिर जब यहाँ आऊँगा तो ये स्विचिंग कैपेसिटी जो है ये धीरे धीरे शायद मेरे ख्याल से एज के साथ आती होगी। मेरा थोड़ा ज़्यादा है, मैं इंस्टेंट चेंज हो जाता हूँ, इंस्टेंट। अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने आप पे लगता है हाँ चलो खुशी, नहीं तो मैं तो पगला जाऊँ। स्टाफ रोज़ एक नया हरकत करता है और उसका गुस्सा लेके मतलब मैं परेशान हो जाऊँ, फिर उसके बाद सारे काम पे असर पड़ेगा। घर परिवार भी तो होता है इंसान का, उधर से भी कुछ ऐसा हो जाए, वो भी कुछ कांड करें, उधर का गुस्सा इधर निकल जाए। इसीलिए थोड़ा सा हर चीज़ को अलग अलग करके रखो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का गुस्सा केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री का गुस्सा बायोलॉजी पे निकाल दिया। चलिए, अब मैं थोड़ा सा मूड जब चेंज हो गया है तो एक सिचुएशन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ज़रा इसको गौर से देखिए। क्या है, अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आए तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। बचपन से लेके आज तक बहुत सारी चीज़ें जो अपने को समझ में नहीं आई है कि नहीं, बहुत सारा टॉपिक पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक ऐसा गया होगा जो आज तक बाउंसर गया हुआ है, समझ नहीं आया, तो फिर कोई बात नहीं, एक आध दो उसमें और ऐड हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो समझना ना समझना, ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाए तो फ़ायदा होगा। अब देखो कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि हमारे पास, पहले लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, है ना। देखो कह रहा है कि 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड हैं, 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड हैं और उनको इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड को ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। बनाओ फोटो कि 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड, आइडेंटिकल नहीं दिख रहे तो साइज वाइज देख लेना। 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स आर ज्वाइंड एज शोन इन फिगर, है ना, ऐसे ज्वाइन किया। नाम इनका रखा गया है, ये ए है, ये एंड बी है, ये सी है और ये डी है। ऊपर नीचे का ई एफ रखना होगा तो रख लेना, हमको आवश्यकता नहीं है। अब हमसे क्या कहा कि पॉइंट ए एंड डी आर मेंटेन्ड, लिखो पॉइंट ए एंड डी आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। मेंटेन्ड बोलते ही क्या मन में आना चाहिए, स्टेडी स्टेट वाली बात है, वहाँ मेंटेन होता है। मेंटेन बोले मतलब स्टेडी स्टेट। अब सुनना, आगे कहानी बड़ी अच्छी है। इसने कहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी। जो जंक्शन बी है उस जंक्शन बी का टेम्परेचर हमसे पूछा गया है। जंक्शन बी का टेम्परेचर पूछा गया है। अगर ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता तो जंक्शन बी का हमसे वोल्टेज पूछते। आज यहाँ टेम्परेचर पूछा गया है, आज यहाँ टेम्परेचर पूछा गया है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहला नियम देखो, एक बार देख लेते हैं। आप लोग बहादुर हैं, आपको आता है। रॉड हटाइए, एक सेंटेंस लिखाऊं क्या, तुमको काम आएगा। लिखो जिस पॉइंट पर, लिखो कॉन्सेप्ट है, थॉट है। अमेरिका में लिख रहा भाई, वहाँ लिखना, जहाँ जहाँ सवाल लिखा उसके नीचे लिख, जहाँ सवाल है उसके नीचे। जिस पॉइंट पर टेम्परेचर पूछा जाए, जिस पॉइंट पर टेम्परेचर पूछा जाए उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये बात तुमको थोड़ी देर में समझ में आएगी। उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये क्या बात है वो ठीक है, आज तुम मत करो सवाल, आज मुझे करने दो बस। तुम देखो, आज मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तुम बस आराम करो। देखो बारिश का मौसम है, पकोड़े वकोड़े मंगवा लो। अब जिस पॉइंट पे आपको चाहिए उसको आप डिस्टर्ब मत करिए, उसको एज इट इज छोड़ दो। क्या है इसका मतलब? अच्छा, नियम तो तुम जानते हो, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। तो रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, ये काम अपन साथ साथ कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस अब ऐसे है। दूसरा रेजिस्टेंस साथ साथ कर लेते हैं काम फटाफट। तीसरा रेजिस्टेंस फटाफट, 6 रेजिस्टेंस बनेंगे। मज़े की बात है कि आइडेंटिकल बनेगा। ये भी आर 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 आर, बोलो बोलो।
पॉइंट का नाम जरूरी है, ए, उसके बाद से बी, यहाँ वाला सी, यहाँ वाला डी। मैं बिल्कुल एकदम से इसको बना के रख रहा हूँ, बोलो सही है? सोचो किसको डिस्टर्ब नहीं करना है? बी को। मतलब ये बी वाला तो छूना ही नहीं है, छूना नहीं है मतलब इसको सीरीज पैरेलल में मत पकड़ लेना आप। हाँ, उसके बाकी को पकड़ सकते हो, जैसे ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। देखो अगला सर्किट कैसा है इसका, ये ए, इसका रेजिस्टेंस, अच्छा ऊपर के दोनों सीरीज में है ना, बिल्कुल आर आर टू आर, नीचे के दोनों सीरीज में आर आर टू आर, और पड़ोस वाला तो है ही सही, ये बन गया तुम्हारा आर, नाम लिख देते हैं। डी, ये भाई साहब सी हैं, और ये है बी जिनको छूना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छूना है बी को। फिर ये कहानी इसकी एक ही है। यहाँ तक हम आ चुके हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब मेरे पास बहुत बड़ा जगह नहीं है, इसमें मिटाऊंगा भी, तो आप करते चलिए, यहाँ तक कहानी क्लियर होनी चाहिए। सही है? क्या इसको मिटा दूँ क्या? चलो इसको हटाता हूँ। अब देखना अगली कहानी, ये 2R और 2R पैरेलल में है, 10वीं क्लास, आर हो जाएगा। तो ये रहा ऐसे, अब ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे। अब देखना मज़ा है, बी ये रहा, और ये रहा तुम्हारे पास ए, और उसके बाद देखना ध्यान से, ये कौन है? सी, और इधर कौन है? डी। और देखो ए हमने कहाँ पे रखा था? 200 डिग्री पे, और इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो बात बोली वो काम आएगा। यहाँ तक आ गए? मैंने क्या बोला? जिस पे पूछे उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। देखने में तीनों सीरीज में है, लेकिन तुमने 3R लिखा, तुम गए। समझ रहे हो क्या? तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा वो सेंटेंस अब समझना। तुमको तो इसको डिस्टर्ब ही नहीं करना है, मतलब ये बी तो एज इट इज़ लिखाएगा, और इसका और इसका मिलके क्या बना? ये सब आर है ना, तो ये कितना था? सब आर था, ये भी आर था, तो ये बना आर, और ये दोनों मिलके हो गए जो तुमने कहा 2R। अब आ गई वैल्यू डी, और ये है 20 डिग्री सेल्सियस, और ये मेरा 200 डिग्री सेल्सियस। अब वो पंच तुमको समझ में आया होगा कि हमको बी को क्यों डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस पॉइंट का पूछेगा उसको डिस्टर्ब करना ही नहीं है। अरे सब सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको? रेजिस्टेंस निकाल के क्या करिएगा? वो तो पार्टिकुलर जगह पे पूछा है, तो जगह का होना ज़रूरी है, जगह का होना ज़रूरी है। 80 सी कहाँ चला? सी नहीं चाहिए था, ये कह रही सी कहाँ चला गया। बात सही है, सी मुझे चाहिए, सी का कुछ ज़रूरत था। जैसे तुमको केटीएम सर से पढ़ना है, उनकी कोचिंग में आओगे और नीम का पेड़ गायब हो गया वहाँ से, तो तुमको इसका दुख होगा कि नीम का पेड़ कहाँ चला गया। भाई तेरे को मेरे से मतलब है ना, तो क्या नहीं है सी, हटा दिया उसको। अरे भाई ये ठीक है, यहाँ तक सबको प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बी बचाना है। अच्छा, होने को तो तीनों सीरीज में है, मानते हो ना? तो मेरे से कोई पूछता कि 3 रेजिस्टेंस, तीनों की वैल्यू आर, तीनों सीरीज में है, रिजल्टेंट बताओ, तो मैं उसको बोलता 3R। तो हम गलत थोड़ी हैं भाई। परंतु हमसे ये बात पूछ नहीं रहा, हमसे कहा कि इस बी पॉइंट का आपको टेम्परेचर बताना है, तो बी पॉइंट बचा के रखा, और इसको मिला के यहाँ 2R लिखा। अगर सी पॉइंट का पूछता ब्रदर, तो सी पॉइंट बचा के रखते। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो ना? हाँ, अब चला देखो। अच्छा सुन, देख इधर भाई, सी पॉइंट का पूछता तो तुम इससे पहले 2R लगा सकते थे कि नहीं, और उधर R छोड़ देते। दूंगा सवाल टेस्ट वेस्ट में। अब देखो ये है कहानी। तो अपने काम का तो सिर्फ ये है, इसकी पूरी नौटंकी इधर। अब हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वहाँ तक। अब सोचो, सीरीज में है क्या? सेम करंट से, मतलब करंट से मतलब जो करंट इस R के हिस्से में जाएगा वही करंट इस 2R के हिस्से में जाएगा। और ज़्यादा कौन है? 200। और उधर मतलब फ्लो कैसा होगा? ऐसा होगा। तो मैंने माना कि B का टेम्परेचर कितना है? T। बोलो। अब देखो,
अब देख भाई, I की वैल्यू होती है T1 माइनस T2 अपॉन R। I की वैल्यू होती है T1 माइनस T2 अपॉन R। ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या? देखो तो उसमें यहाँ का दिख रहा है सेक्शन, ठीक है। T1 माइनस T2 अपॉन R। अब देख आराम से, मैं A से B की तरफ जाऊँगा, A से B की तरफ जाऊँगा, ज़्यादा कौन होगा? A वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं उधर जा रहा था, पहले 200 उधर 20, बाकी के जीव जंतु बीच में। तो ये कैसे करूँगा मैं? 200 माइनस T अपॉन R है, इक्वल्स टू T माइनस 20 अपॉन 2R। खत्म। यही T तो इसने पूछा था, अब कर दो सॉल्व। कितना आया? 140। हाँ 140 आएगा, सही बात है, 140 आएगा। बहारो 140 लाओ, 140 डिग्री सेल्सियस है, 140। तो कंक्लूजन है कि पहले तो इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th वाले स्टाइल में बदल देना है, और दूसरी बात, जिस पॉइंट पे पूछा जाए उसको बिना डिस्टर्ब हुए बाकी को सीरीज में सॉल्व करना है। अगर सीरीज है तो, पैरेलल है तो करना ही है। जिस पॉइंट पे पूछा जाए उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। एक सवाल दूंगा टेस्ट पे, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर ये ऐसा न हो के एक सर्कल रिंग होता तो कैसे करते? नहीं, अगर ये ऐसा ना हो के, आइडिया दे रहा हूँ, नोट कर चुके हो ना ये सब, एक आइडिया दे रहा हूँ। ये ऐसा अगर होता तो क्या करते? सीरीज में तो ये होएगा नहीं। कैसे? देख, यहाँ से करंट का बंटवारा होगा तो ऊपर और नीचे दोनों पैरेलल में होंगे। करंट डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो सकता है जब पैरेलल में है। पैरेलल मतलब पोटेंशियल सेम, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा अब समझिए, इसका मतलब देखो अपने को, अच्छा ये पता है क्या अपने को कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। तो R का फॉर्मूला रो L बाई ए, जिसकी लंबाई ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा। बाकी मटेरियल अगर सेम है तो मतलब रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। अच्छा, इसके इतना का लेंथ कितना है? पाई आर है क्या? पूरा लेते तो 2 पाई आर, ओके पाई आर। अब देखना ध्यान से, इसका लेंथ कितना है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लेंथ कितना है? एल है। अरे आइडेंटिकल लेंथ है तो एल है, इसका लेंथ एल है, मैंने इसके रेजिस्टेंस को आर माना। आर वाले का लेंथ कितना है? एल, तो उसका कितना है? पाई आर। तो भाई लेंथ जो होगा इसका, अगर इसका रेडियस है, अच्छा सुन ये बताओ, इसका जो लेंथ है वो एल बोलोगे क्या? रेडियस तो एल ही बोलोगे ना भाई इसमें। तो बताओ इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा? पाई आर बोल सकते हो क्या? तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम नहीं समझे, मैं फिर से बोलता हूँ भाई, अगर ये ऐसा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई होगी ये एल होगी क्या? सोच, ये लंबाई इसकी एल होगी और यही एल इसका रेडियस भी है। अगर एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर है तो पाई एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? पाई आर। समझ रहे हो क्या? तब इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, ऊपर में पाई आर, नीचे में पाई आर। वो पाई आर किस में है? पैरेलल में, उसका कॉम्बिनेशन बनेगा तब सॉल्व होगा। तुम थोड़ा सा समझ गए शायद। तो ये सवाल आता है, बोलते हैं बीच में रिंग लगा दिया, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो अगली कहानी शुरू करते हैं। सबका एक ही नियम है, आपको देखना है। बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गया ये तो एकदम, वो भी बहुत बड़े क्लास का नहीं, 10th क्लास वाला, 10th क्लास वाला। अब जो काम है जिसको मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे आते के साथ जिसके बारे में मैंने कहा था, 3 केस बोलूँगा। पहला केस लिखो, केस 1।
हेडिंग दे दो सिलेंडर, हेडिंग दे दो सिलेंडर, और उसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। बढ़िया डायग्राम बनाना तरीके से, है ना। मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, एक ग्रीन पेन से बनाऊंगा। छोटा बनाऊंगा। ठीक, बारिश में भाई साहब ये क्या दिखाया, सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर लिखिए, सॉलिड सिलेंडर। रेजिस्टेंस इसका अभी हम फाइंड करेंगे। इसके लिए रेडियस हम r ले रहे हैं, इसका जो रेडियस है उसको हमने लिया है r, ठीक है, रेडियस r है। अब सवाल सुनना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K1। बहुत तगड़ा समझना, इसमें कहानी फंसोगे, परेशान हो जाओगे। तो मैंने क्या बोला, एक सिलेंडर रखा, रेजिस्टेंस R है, सॉरी इसका रेडियस R है और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी अगर इसका लेंथ L है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस R1 है और आपको R1 की वैल्यू पूछा है, जो तुम हंसते खेलते निकाल दोगे, निकालो। R1, R का एक ही फार्मूला L/KA, L/KA। तो L/KA, L तो L है, अपॉन K नहीं K1, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिखूँ, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, इसमें तो देखो किसी को कोई समस्या नहीं आई, ओके, मुझे भी नहीं आई, नो प्रॉब्लम। अब अगला सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अब जो सिलेंडर बना रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा सिलेंडर है, और कहानी ऐसी है कि अंदर में ये जो है खोखला है, ये खोखला है बिल्कुल, और मटेरियल सिर्फ यहाँ है, मोटा पाइप, गैस के सिलेंडर वाला पाइप, गैस के सिलेंडर वाला पाइप। अब देखना मज़े से, अब देखना मज़े से, मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, देखना, सुनना आराम से। ये रेडियस क्या है, R, ये रेडियस मैंने माना 2R। डायग्राम सुंदर बना ना, बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, लेंथ हमने सेम रखा है, लेंथ की कोई टेंशन नहीं है, लेंथ हमने सेम रखा है, और लेंथ हमारा यहाँ पे L है। ये तुमको समझ में आ गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। लेंथ हमारा इसमें L है, सही है। अब तुमसे मैं पूछूंगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और जिसका नाम क्या दे रहे अपन, R2। R2 बराबर, देख, R = L/KA, ये चीज़ तो मुझे याद ही है, लेकिन यहाँ L तो चलो भाई कैपिटल L, K नहीं K2 इंटू A एरिया किसका, हाँ, उतने ही एरिया जितने में मटेरियल है। तो पूरे एरिया में से खोखले का एरिया घटा दूंगा तो मटेरियल का एरिया मिल जाएगा। पूरा का एरिया कितना है, पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस खोखले का एरिया पाई r स्क्वायर।
तो इससे मुझे सिर्फ इस मटेरियल का एरिया मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। आ गया समझ? लेकिन कहानी अभी आई नहीं है जो अपने को चाहिए। ये तो दो पार्ट है, केस 1 और ये रहा केस 2। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बनाओ फोटो बना लो, थोड़ा तेज़ बनाओ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है केस 3। केस 3 में ये तो खोखला था, केस 3 में इस रॉड को इसके अंदर डाल दिया। आराम से सुनना, केस 3 में हमने क्या किया, इस रॉड को इसके अंदर डाला है। केस 3 में देखो, केस 3 द फर्स्ट रॉड इज इंसर्टेड, ये बन गया केस 3। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ से R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे सावधानी से इस बात को सीखेंगे। तो अब ये खोखला रहेगा ही नहीं, सोचो, अब ये खोखला रहेगा नहीं, अब ये रॉड इसके अंदर आ चुका है। मतलब अब कहानी ऐसी है, ग्रीन से मैंने इसलिए अलग से बनाया था। अब देखो ये आ चुका है इसके अंदर आ चुका है। फ़ोटो तुमको तो दोबारा बनाना पड़ेगा, तो तुम तो दोबारा बना लो पहले फ़ोटो। मेरे पास तो जुगाड़ था। ये रॉड इसके अंदर आ गया, इंसर्टेड। बढ़िया से फ़ोटो दोबारा से बनाएं, अच्छे से बनाएं, पूरा डाटा के साथ बनाओ फ़ोटो, कोई कंजूसी नहीं करने का। R वापस लिखो तरीके से, नहीं तो ये बाउंसर जाएगा। बना लिया। अब एक बात मुझे बताइए कि इसका जो R2 आया है, इस R2 को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है। अब मेरी बात को समझना, लिखो फाइंड, अच्छे से लिखो, फाइंड R इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट। कोशिश करो R इक्विवेलेंट भी निकालो और K इक्विवेलेंट भी निकालो। चलो मुझे बताओ ज़रा कि ये जो दो रेजिस्टेंस बनेंगे ना, इसके ये जो पहले जो ग्रीन वाला अलग था उसका रेजिस्टेंस कितना था? R1, और ये जो हॉलो वाला था उसका कितना था? R2। अभी तुमने उसके अंदर डाल दिया। दोनों सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं? हाँ, पैरेलल में हैं दोनों। कैसे समझना, ये पहले ये मेरे पास जो था, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस और उसके नीचे ये दूसरा रेजिस्टेंस, तो मेरे पास एक रहा R1 और एक रहा R2। एक के ऊपर एक है ना, एक के ऊपर एक है। रॉड हटाया, रेजिस्टेंस बनाया, क्लियर दिख गया है पैरेलल में। अच्छी बात समझो। अब मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। समझना इस बात को, 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छे से बताऊं, देख R1 इतना, इसको पलट दो तो ये लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ लिखो K1 πr² अपॉन L प्लस, उसको पलटो
K2 और ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। समझो, मिटाऊँ क्या इसको? देख, ये जो हम निकाल रहे हैं ये मेरा है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से? एल। एलसीएम आ गया एल। अब उसको सॉल्व कर दीजिए, ऊपर से K1 पाई आर स्क्वायर और वहाँ से K2 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो क्या आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल सकते हैं? निकल गया, निकालना क्या है? अब ये लड़ाई इस बात की है कि आप यहाँ से K इक्विवेलेंट निकाल के बताइए, तब मज़ा है। आर इक्विवेलेंट तो तुमने निकाला, अब तुम यहाँ से K इक्विवेलेंट निकाल के बताओ। बताओ K इक्विवेलेंट कितना आया? बाई 4। सही बात है, सब लोग ट्राई करें, K इक्विवेलेंट निकालें, मज़ा आएगा। सही है, बढ़िया है। यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद K इक्विवेलेंट। चलो, आर इक्विवेलेंट कितना आया? एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखो ऐसा आया क्या? K1 प्लस 3K2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे भी दिक्कत नहीं है। आर इक्विवेलेंट के बाद से एक ही नियम है, हमें अब क्या फाइंड करना है? लिखना है कि भाई देख आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। तो वो आर बराबर एल अपॉन के होता है, एल नहीं एल इक्विवेलेंट, के नहीं के इक्विवेलेंट, इंटू ए नहीं ए इक्विवेलेंट। एकदम साथ साथ करना पड़ेगा। अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल देते हैं। कहाँ करें कहाँ करें कहाँ करें? मान लो यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये रही। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ, एल अपॉन ये रहा तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर, और ये कहानी है K1 प्लस 3K2 की। ठीक है, बराबर एल इक्विवेलेंट। बताओ, यहाँ देख के बताओ, यहाँ देख भाई, एल इक्विवेलेंट एल ही है, इसको मैंने लिखा एल अपॉन के इक्विवेलेंट मुझे चाहिए, के इक्विवेलेंट मुझे चाहिए। चलो ठीक है, ए इक्विवेलेंट बताओ, ए इक्विवेलेंट बताओ। अब ए इक्विवेलेंट में जब तुम समझो पूरा का पूरा एरिया अब तो भर गया सिलेंडर, पूरा का पूरा भर गया सिलेंडर, बात समझो। और पहले का रेडियस r था और एक का रेडियस कितना था? 2r। मतलब अब जो काम का रेडियस वो पूरा है, क्योंकि पूरा भर चुका है। तो ये मैं लिखूंगा, देखो ए इक्विवेलेंट पाई आर स्क्वायर मुझे लिखना है, तो r नहीं 2r, खत्म। ये बात समझना है। ए इक्विवेलेंट भाई, ये पूरा सिलेंडर भरा हुआ है तो रेडियस तो 2r लोगे ना क्रॉस सेक्शन का, इसीलिए पाई इंटू 2r स्क्वायर। अब हो गया, अब तो अब ये रहा नाटक, एल से एल काटो, फिर पाई आर स्क्वायर से काट पीट करो, पूरी मेहनत करो। मेहनत पूरी तो है नहीं, मिटाओ क्या इसको? तो अब जो बात आती है वो बात आती है के इक्विवेलेंट की, जो यहाँ से सॉल्व करने से आएगा। तो अभी लड़की ने बताया आंसर कितना था? हाँ, K1 प्लस 3K2 1/4। बोलो, देखते रहने से नहीं होगा, बात समझनी पड़ेगी। भाई बाउंस हो रहा है, पकड़ के रखना, बाउंस होता। अब बाउंस हो तो झुक के हुक लगाना है ऐसे टकाक, बाउंस नहीं होने देना है। बात समझो, एक बार रिकैप करो तो पूरा जो भी हुआ है, एक बार पूरा रिकैप करो तो सिलेंडर वाले सवाल को पहले नोट कर लो। पहले नोट में छोड़ना नहीं है, नोट में छोड़ना नहीं है। और जो कैलकुलेशन हो रहा है, जो बाकी लोग कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, तो हम घर पे जाके उस कैलकुलेशन को करेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे। अब यहाँ एलसीएम सीखने थोड़ी आए हैं,
सीधे नोट मत करना, पूरा का पूरा सॉल्व करना। देखो अब मैं समझाता हूँ एक बार क्या किया था हमने, सुनो ध्यान से। पहले हमारे पास ग्रीन वाला सिलेंडर अलग से था, उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए था, तो सीधा सीधा R = L/K किया था। L में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लंबाई L था, उसका K हमने K1 दिया था, यू कैन सी। एरिया क्या रखा था उसका, πr², क्योंकि उसका रेडियस R था। फाइन, आगे बढ़े। उसके बाद हमारे पास ये खोखला वाला था, खोखले वाले के लिए हमने क्या किया था, फिर वापस L/K, L तो L था, K K2 दे रखा था, और एरिया सिर्फ मटेरियल का एरिया चाहिए होता है, क्योंकि कंडक्शन पढ़ रहे हैं। कंडक्शन मतलब कंडक्ट होगा सिर्फ मटेरियल में, तो पाई बड़ा रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटा रेडियस का स्क्वायर, समझ रहे हो क्या। π2r² जो आया था माइनस πr² किया था हम। उसके बाद तीसरा सवाल परेशान कर दिया, कहा कि उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दो। अरे इंसर्ट करते ही भर गया वो पूरा का पूरा। जैसे ही वो भर गया तब तो ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर बन गया जिसका रेडियस 2r है। तो अब यहाँ से अगर R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा तो L क्या बनेगा, यही लंबाई। K मतलब अब नया K इक्विवेलेंट बन जाएगा, जो हम निकाल सकते हैं। A मतलब होता है क्रॉस सेक्शन πr²। अब सब एक सॉलिड सिलेंडर बन गया, तो ये रहा हमारा 2r², तो π × 2r² यहाँ लिखा था। ये कहानी थी, बस हो गया। अब उसके बाद से चूंकि हमने R इक्विवेलेंट निकाला था पैरेलल के स्टाइल में, तो वो वैल्यू ये आई थी। दोनों को इक्वेट किया, K इक्विवेलेंट आया। क्या आया, इतना आया। इतनी ही कहानी थी इसमें, समझ रहे हो क्या। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जिसको तरीके से करेंगे तो फिर हम चीज़ों को सीख जाएंगे। नोट कर लिया या बचा है, कर लिया, ठीक है, कर लिया, सब लोग कर लिया। अब देखो कहानी अगला, उतना कठिन थोड़ी है, बस तुमको ये है कि साथ साथ सोचना पड़ेगा। अब तुम आराम से सोचोगे तो बात बन जाएगी। रोज़ क्लास में मज़ा आए, रोज़ क्लास में हम नाचे। और शायरी तो देखो मुझे आती नहीं, मेरे को शायरी एक भी नहीं आती, एक भी शायरी। तुमको शायरी आती है? मुझे एक किसी को आती है शायरी, जीवन में तेरे ऐसे तूफ़ान मचा दूँ। मुझे एक शायरी नहीं आती, मतलब कभी मैंने शायरी बोली नहीं। और मुझे शायरी एक बकवास लगता है, मतलब मुझे सुनने में मज़ा। हाँ, कवि सम्मेलन में जो लोग शायरी बोलते हैं ना, उन लोग का थोड़ा मुझे मज़ा आता है सुनने में। कुछ कवि लोग जो अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा हास्य वाले जो कवि होते हैं। कुछ कवि तो ऐसे होते हैं देशभक्ति वाले हैं और जज्बा वाले, वीर रस बोलते हैं उसको। जो हास्य कवि होते हैं उनकी कॉमेडी बड़ी अच्छी लगती है। एक हास्य कवि थे, वो कभी कभी उनको देखता हूँ, नाम तो याद नहीं मेरे को, बड़ी उनकी शक्ल थोड़ी सी ऐसी है, डर जाओगे, लेकिन बड़ा अच्छी कॉमेडी करते हैं, सीरियस कॉमेडी। और कवि का देखो क्या टैलेंट है, जो हास्य कवि होता है खुद बिल्कुल नहीं हंसता और ऐसी बात करता है कि तुम हंसते हंसते तुम्हारा पेट फूल जाए, और वो एकदम सीरियस रहेंगे। ये बड़ा अच्छा टैलेंट है, एकदम सीरियस होकर ऐसा जोक मारो लोग। अच्छा, मैं यहाँ चुप हूँ और सारे लोग हंस रहे हैं, फिर भी मेरे चेहरे पे एकदम से खुशी नहीं आ रही, एकदम सीरियस हूँ, तो उसमें और मज़ा आता है। तो ऐसे हास्य कवि होते हैं। तो अब फिजिक्स में या तो हास्य कवि से पढ़ लो, वो पूरा पढ़ाए और तुमको हा 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 मज़ा आ जाए ऐसे करके। हर चीज़ें मज़ेदार नहीं हो सकती, समझ रहे हो। अभी जो सवाल दे रहा हूँ इसको करिए। कह रहा है एक रॉड है, देखिए पहले तो 2 एंड बनाया, आराम से 2 एंड बनाया। रॉड है, रॉड सेट कर दिया इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्परेचर T1 और T2 रखा है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 और यहाँ पे टेम्परेचर T2, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। टेम्परेचर T1 और T2 रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है, देखना। कह रहा है कि x डिस्टेंस फ्रॉम T1 टेम्परेचर कितना होगा। जैसे देखो हमसे कहा आप यहाँ से x दूरी पे बढ़ जाओ, ये रीजन पे पहुँच जाओ, और इस रीजन का अगर टेम्परेचर T है तो ये कितना है। पहले तो सवाल अच्छे से नोट करो। x डिस्टेंस फ्रॉम T1,
हमसे टेम्परेचर पूछा है। x डिस्टेंस फ्रॉम T1 हमसे टेम्परेचर पूछा है। अब सब लोग सुनेंगे पहले मेरी बात को, फिर आपको मौका मिलेगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन आप ही करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सुनो पहले मेरी बात। बना लिया फ़ोटो? एक बार ये फ़ोटो और बनाओ जल्दी, नीचे दोबारा रिपीट, सेम फ़ोटो दोबारा बने। बना लिया दोबारा? अब लिखो, कंसीडर दिस रॉड, consider this rod as two rods join in series with length देखना पूरी लंबाई इसकी L थी, तो बताओ अगर दो रॉड मानूंगा तो लंबाई x और L माइनस एक्स होगा कि नहीं? विथ लेंथ x एंड L माइनस एक्स। अब खेल बन जाएगा, x एंड x माइनस L माइनस एक्स। इसको हमने दो रॉड मान लिया। अच्छा, ये काम मन ही मन करना पड़ेगा, वो तो एक ही रॉड देगा, इसलिए सवाल अलग बनवाया इसमें। अब उसके बाद से तुम अपने आप से इसको दो रॉड मानोगे मन ही मन। अब मज़ा आ गया। अब ये दो रॉड हो गई। अब दो रॉड में अगर जो तुम करंट दोगे वही करंट पूरा जाएगा। मतलब अगर इसके पहले वाले के हिस्से में करंट I1 है, दूसरे वाले के हिस्से में अगर करंट I2 है, दोनों बराबर होंगे। सिंपल बात है। अच्छा, I1 बराबर I2, अच्छा ठीक है। अब ज़रा सुनना, अब जैसे करंट बराबर करूँगा, करंट निकालने के एक ही नियम है, T1 माइनस T2 अपॉन R। T1 माइनस T2 अपॉन R। तो बताओ T1 माइनस T अपॉन R। अब तुम कोशिश कर सकते हो जो मैं कह रहा हूँ, I1 बराबर I2 करो और I1 की वैल्यू डालो T1 माइनस T2 अपॉन R। तब सोचो क्या कुछ बन रहा है। बहुत अजीब, मैंने कितना अजीब आया। T1 माइनस, हाँ हमको तो T चाहिए ना, T पूछा है, तो T1 माइनस क्या x बाई L T1 माइनस T2 बराबर T, ऐसा नहीं आया क्या? अरे मेहनत करनी पड़ेगी भाई, अरे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ढंग से। सुनो मेरी बात, मेरे साथ साथ चलो। देखो भाई, देखो ऊपर देखें एक बार, I1 बराबर I2, I नहीं, मैं लिखूंगा T1 माइनस T2, तो भाई T1 माइनस T अपॉन R। देख भाई R लिख रहा हूँ, यहाँ बता R के जगह पे क्या लिखूंगा, L अपॉन KA। सुनना, पहले वाले की लंबाई x है, अपॉन KA। ओके, अच्छा एक ही रॉड था कि नहीं, तो K तो K ही होगा, तो ये हमने लिखा KA। सही है क्या? ओके, दूसरा, अरे दूसरा बताओ, दूसरा क्या लिखूँ भाई बताएगा? T माइनस 0, T माइनस T2, यहाँ से यहाँ का, तो T माइनस T2 अपॉन L माइनस एक्स। सही पकड़े हैं, L माइनस एक्स अपॉन KA अलग, क्योंकि वही रॉड था, ये रहा KA निकल लिए। यहाँ से बचे T1 माइनस T अपॉन एक्स, यहाँ से बचे T माइनस T2 अपॉन L माइनस एक्स। मारा क्रॉस मल्टीप्लाई, करी थोड़ी मेहनत, आया ये मेहनत घर पे है ना, अभी यहाँ पे आए, अभी मेहनत घर पे, ये आएगा, जगह छोड़ दो, ये आएगा। क्या फिजिक्स समझ में आई क्या? फिजिक्स समझ आई क्या? अच्छा, कोई है जिसने ये निकाला हो? निकाल लिया? ठीक है। और चलो भाई, मेरे पे नहीं तो पब्लिक पे तो भरोसा है। ठीक है, ये आया। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ से फिजिक्स शुरू होगी, अभी तक तो मैथ था,
यहाँ से आप फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। सब लोग अपनी कॉपी में इसको लिखें बड़े सुंदर से और चुपचाप सुनते रहें। अभी समय लगेगा मेरे को 10 से 15 मिनट। शांति से बैठो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, मन से पिन ड्रॉप साइलेंस। मुंह से तो नहीं ही कर पाओगे, मन से पिन ड्रॉप साइलेंस जो है। अब सुनो मेरी बात, लिखो ग्राफिकल चर्चा, इस पे आएगा ग्राफ। इधर वाला सेक्शन मिटा दूं क्या? अब ग्राफ पे चर्चा करना चाहता हूं, ग्राफिकल चर्चा होगी। लिखो डिस्कस ऑन ग्राफ बिटवीन t and x, डिस्कस ऑन ग्राफ बिटवीन t and x, t and x। ठीक है, अब देखो बड़ा ध्यान से बताओ, t की वैल्यू मैं लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए माइनस ऑफ x बाई एल t1 माइनस t2, और कौन है ये t1 जो कि प्लस में है, t1। ये मेरे पास क्या आया, t है। ग्राफिकल चर्चा है और वो चर्चा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा सा बनाना चाहता हूँ ऐसे। यहाँ पे t दिखाना है, नीचे में x दिखाना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा है, इस बात को आराम से सुनते रहना ध्यान से। इसको कंपेयर करने जा रहा हूँ मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जो c है वो ये रहा, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ y एक्सिस के पॉजिटिव से शुरू होगा। मतलब हो सकता है ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू हो, शुरुआत यहाँ से होगी। इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस पे कहाँ पे कटिंग हो रही है, y एक्सिस पे कहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखना स्लोप, अरे स्लोप तो निगेटिव है, स्लोप तो निगेटिव है। कैसे, सुनना, x एक्सिस पे x तो हमने दिखा ही लिया, समझो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं। देखो मैं घेर रहा हूँ, y का काम t कर रहा है ना, x का काम करने के लिए इसके पास x है, तो m का काम कौन करेगा, माइनस ऑफ t1 माइनस t2 बाई l। मैं लिख रहा हूँ, m का काम करेगा माइनस ऑफ t1 माइनस t2 अपॉन l। मजे की बात है m निगेटिव है, m निगेटिव है मतलब स्लोप निगेटिव। और तुम जानते हो कि भाई हाँ, ऐसा वाला जो स्लोप होता है वो निगेटिव होता है, और ऐसा वाला जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब कि ये ग्राफ कुछ ऐसे शुरू होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे शुरू होगा ऐसे। तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर T2, इसके कोरस्पोंड, यहाँ मत दिखाओ, ओए ओए ओए, यहाँ का टेम्परेचर T2, ये ठीक है, ये है बात। ये बात ख़त्म हुई नहीं है, अभी अपने को स्लोप का पता चल गया। स्लोप क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ t1 बाई t2 अपॉन l। ग्राफ अगर तुम बना रहे हो तो ग्राफ हमारे पास दे रहा है ऐसा निगेटिव। अब देखो सही में कुछ मत सोचो, माइनस का मतलब समझ में आ गया कि स्लोप निगेटिव है। अब तुम देखो t1 माइनस t2 क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। l क्या है, लेंथ। ओह, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, मतलब दूरी की बात चल रही है। क्या ये ग्रेडियंट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये जो स्लोप दे रहा है ये स्लोप देगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, और यही मेन बात है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट दे रहा है। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है फिजिक्स में, किसी भी चीज़ में बस तुम लेंथ से डिवाइड कर दो। फ्लूइड में आता है प्रेशर ग्रेडियंट, उधर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। और समझो, एक तो इसका स्लोप निगेटिव है और ऊपर से कांस्टेंट भी है, लाइन सीधी है ना,
सीधी लाइन मतलब कांस्टेंट स्लोप, मतलब ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आया ये आया कांस्टेंट। बहुत सारी बातें यहाँ से आती है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होने का मतलब कहा जाता है स्टेडी स्टेट। मतलब समझो स्टेडी स्टेट के लिए दो बातें, एक तो मैंने वहाँ पे कहा था, क्या क्या कहा था देख, अगर कोई कहे स्टेडी स्टेट तो पहली बात कि भाई dQ/dt क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और दूसरी बात यहाँ से क्या आ गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट वाले सवाल आए तो संभालना कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कांस्टेंट है और स्टेडी स्टेट उसको बोल सकते हो, या फिर dQ/dt कांस्टेंट बोलो। पकड़ लेना कि स्टेडी स्टेट की बात चल रही है। ये यहाँ से काम की बात आती है जिसको आपको ध्यान देना है। और ज़रा समझो थोड़ी सी बात। अब देखना रॉड के हिसाब से, रॉड की जहाँ शुरुआत थी वो फोटो में देख लो, रॉड जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ पे टेम्परेचर T1 है। वहाँ से ऑब्जर्वर आगे चलता चलता जैसे ही रॉड की पूरी लंबाई L कवर कर गया तो टेम्परेचर T2 मिला। और समझो साइन माइनस का है, मतलब जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा है टेम्परेचर कम होता जा रहा है, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ जा रहा है। पूरी कहानी है कि नहीं। अब देखो इसमें और बात कर सकते हैं। एक बार तो इसको इतना तो मिटाओ, इतना मिटाओ। तो हमारे पास यहाँ जो कहानी आई है वो ये है। एक छोटा सा और आखिरी बात इसके अंदर पूछा है इसने, वो कहा है कि यहाँ से dQ/dt की वैल्यू क्या होगी, dQ/dt की वैल्यू क्या होगी। अच्छा तुम क्या जानते हो dQ/dt को। देखो dQ/dt को, अरे भाई ये करंट ही तो है, तो तुम क्या जानते हो dQ/dt को। तुम कहते हो कि मैं तो वो जानता हूँ T1/T2/R। ओके, R की जगह पुट कर दो L/KA। सोच, R की जगह L/KA, KA चला गया ऊपर, तो ये बन गया KA T1 - T2, लेंथ आ गया ना, ये आया लेंथ। ओके, ये तो हम पहले से जान रहे हैं, कोई समस्या नहीं। इसको अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट के स्टाइल में लिखें, देखो T1 - T2/L, टेम्परेचर ग्रेडियंट के स्टाइल में लिखें तो लिख सकते हैं क्या, लिखो राइट दिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको डिफरेंशियल वैल्यू भी कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट के टर्म में लिखना है, इसको डिफरेंशियल वैल्यू भी कहते हैं। अब देखो डिफरेंशियल वैल्यू क्या है, मेरे पास सवाल है, मैं क्या लिखूँगा, देखना क्या मैं सही हूँ। देख भाई डिफरेंशियल वैल्यू लिख लेना, डिफरेंशियल वैल्यू। अब सुनो dQ/dt इक्वल्स टू, जैसे ही टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा साइन किसका होगा, माइनस का। अभी तभी तो डेरिवेशन किया, माइनस का साइन है ना, स्लोप निगेटिव होता है। तो देखो माइनस ऑफ KA, और देखना डिफरेंशियल छोटी वैल्यू dt और नीचे dx, ये डिफरेंशियल वैल्यू है। अब लिखो नीचे निगेटिव साइन मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। देखना क्या बढ़िया बात है, निगेटिव साइन मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है कि अगर देखना ये रॉड है और हीट का फ्लो अगर ऐसे हो रहा तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो माना यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, भाई यहाँ कम होगा, तो माना ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कह रहा है कि हीट फ्लो के तरफ जाओ टेम्परेचर कम होगा, यहाँ जाओगे 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 80, यहाँ 70, करते करते कहाँ पहुँचोगे 20 पे। तो इसीलिए माइनस का इम्पोर्टेंस है कि इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस। याद आ रहा होगा 12th क्लास में कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, उसी का भाई है ये,
वहाँ कहते हैं 12th में इन द डायरेक्ट, बगल में लिख लो कहीं याद रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। उसी स्टाइल में इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेज। और dt/dx क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। dt/dx को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। निगेटिव साइन का अपना इम्पोर्टेंस है क्योंकि स्लोप क्या आता है? निगेटिव। बढ़िया से इसको आज घर पे जाके एक बार सुनना पड़ेगा आराम से, तब जाके बातें क्लियर होंगी। लेवल जो है थोड़ा सा उठापटक हो गया आज, और मेरे को तुम पे इतना भरोसा है कि तुमने इससे पहले ये ग्राफ व्राफ शायद ही किया होगा। तो इसको तरीके से, इसको सम्मान देते हुए इसके ऊपर काम कीजिएगा। अब ज़रा सोचो क्या क्या हम ध्यान रख सकते हैं। एक तो तुम इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट इसको ध्यान रख सकते हो। और ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ से सवाल पूछा जाता है। और बार बार 2 बार 3 बार में ग्राफ तो तुम खुद ही बना लोगे ना यार, ये पता रहेगा तो ग्राफ नहीं बना लोगे। लेकिन क्या है, इससे तुम कनेक्ट कर सकते हो तरीके से। थोड़ा सा रीअरेंज किया, बढ़िया से ग्राफ बनाया, y से ग्राफ में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, एक बार देख लो अच्छे से। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का सीधा मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ में मैं लेंथ से डिवाइड कर दूँ वो उस चीज़ का ग्रेडियंट बन जाएगा। लेंथ बोलो दूरी बोलो एक ही बात है। ग्रेडियंट ए होता है सर, ए लगा दो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आराम कीजिए, मजे कीजिए। ऊपर भी देखो, थोड़ा बंद कर दो, स्वार्थी।